दोनों आंखें घायल थी, खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोट थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी जख्मी थे, पेट पर चोट थी, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह। एक लाचार माँ बाप को उनकी बेटी से 3 घंटे तक दूर रखा जाता है, जबकि उनकी बेटी महज 20 कदम दूर उनसे अर्धनग्न अवस्था में मृतक पड़ी होती है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 31 साल की एक लड़की कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर के पद पर नियुक्त थी। 9 अगस्त 2024 को इस लेडी डॉक्टर की जिंदगी में एक ऐसी काली रात आती है जिसके बाद में ये कभी अपनी आंखें नहीं खोलती। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना है कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्क्लोज करूंगा कि आखिर क्या हुआ था इस लड़की के साथ में, किसने क्या किया था और क्या वो आरोपी पकड़े जाएंगे या फिर उन आरोपी के खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना को विस्तार से और समझते हैं कि इस जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ में क्या हुआ था और उस रात आखिर किस किस लोग ने इसके साथ में गैंगरेप किया था। 9 अगस्त 2024 को लेडी डॉक्टर अपने 4 दोस्तों के साथ में रात को 2 बजे खाना खा रही थी। तभी उन दोस्तों के साथ में लेडी डॉक्टर का कुछ मनमुटाव हो जाता है। उसके बाद में लेडी डॉक्टर की माँ का फ़ोन आता है। जब माँ का फ़ोन आता है तो लेडी डॉक्टर अपनी माँ से बात करती है और माँ से बात करते हुए बताती है कि माँ, अभी थोड़ी देर में मुझको वार्ड में जाना है, मैंने जस्ट अभी खाना खाया है, मेरे 4 दोस्त बैठे हुए थे और सभी का खाना मेरे साथ ही आया था, हम सभी लोगों ने खाना खा लिया है। अब मैं अपने वार्ड में जाऊँगी, वहाँ पर मरीजों को देखने के बाद में फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। क्योंकि जो जूनियर लेडी डॉक्टर थी वो पिछले 36 घंटों से लगातार नौकरी कर रही थी। इसी वजह से लेडी डॉक्टर काफ़ी थक चुकी थी, तो उसने कहा था कि मैं थोड़ी देर जाकर के आराम कर लूँगी, आप लोग ठीक हो, आप लोग कैसे हो, आप लोग भी खाना पीना खा लेना। इस तरीके से अपनी माँ से बात करके जो जूनियर लेडी डॉक्टर होती है वो वार्ड में मरीजों को देखने के लिए चली जाती है। वार्ड में राउंड लगाने के बाद में लेडी डॉक्टर लगभग रात को 2 बजे सेमिनार हॉल में जाकर के आराम करने के लिए सो जाती है। जब वहाँ पर जाकर के सो जाती है तो लगभग सुबह 4 बजे के आसपास एक आदमी जिसका नाम होता है संजय रॉय, वो उस सेमिनार हॉल में जाता है और लगभग 4:37 पर उस सेमिनार हॉल से वापस आ जाता है। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक मेल डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में जाता है। जब सेमिनार हॉल में वो दाखिल होता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी चीखें निकलने लगती हैं और जब उसकी चीखें निकलती हैं तो सभी आसपास के जितने भी मरीज होते हैं या फिर जितने भी आसपास के लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सभी के सभी वहाँ पर भाग करके आते हैं और सभी के सभी वहाँ पर एकजुट हो जाते हैं। जैसे ही सारे के सारे लोग सेमिनार हॉल में देखते हैं तो वहाँ पर जो घटना देखते हैं, वहाँ जो नज़ारा देखते हैं, उसको देखने के बाद में सभी के पसीने छूटने लगते हैं। दरअसल ये नज़ारा ही इतना खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी होती है। ये लड़की कोई और नहीं, ये लड़की वही है जो कि जूनियर लेडी डॉक्टर थी, जो कि अपनी माँ से बात करने के बाद में सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी। इस लड़की की जिस तरीके से लाश वहाँ पर मिलती है, उसको देखने के बाद में सभी के अंदर से बहुत ही बुरे तरीके से हुक्काइयाँ आने लगती हैं और सभी के सभी अपने मुंह को बंद करके इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि उनको इतनी बुरी ऐसी हत्या उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। जब ये बात सभी अधिकारियों को पता चलती है, जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं उनको पता चलती है, साथ ही साथ में जो वहाँ के प्रिंसिपल थे जिनका नाम था संदीप घोष, जब उनको ये चीज़ पता चलती है तो सभी के सभी लोग वहाँ पर एकजुट होते हैं और एकजुट होने के बाद में वो लोग प्लान करते हैं कि हम इस घटना को कैसे भी करके दाब देंगे। हम इस घटना को मर्डर ना बता करके, रेप ना बता करके, हम इस घटना को सुसाइड में कन्वर्ट कर देंगे। लगभग 11 बजे जो जूनियर लेडी होती है उसके माँ बाप को फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करने के बाद में कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमने उसको एडमिट कर लिया है, तुम जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाओ। ये चीज़ बोलने के बाद में फ़ोन काट दिया जाता है। उसके बाद में 15 मिनट के बाद 11:15 पर फिर एक कॉल आती है उन्हीं माँ बाप के पास, यानी कि लेडी डॉक्टर के जो माँ बाप होते हैं उनके पास कॉल आती है और उनसे कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ। इस चीज़ को सुनने के बाद में माँ बाप रोने लगते हैं और बिलखते हुए जल्दी से जल्दी जो है अस्पताल की तरफ भागते हैं। जैसे ही अस्पताल की तरफ रवाना होते हैं वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। लगभग 12 बजे के आसपास अस्पताल पहुंचने के बाद जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो उनको गुमराह किया जाता है और 3 घंटे तक उनको उनकी बेटी से दूर रखा जाता है। उनसे कह दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी जो है अभी उसकी जांच पड़ताल चल रही है, अभी उसको लोग देख रहे हैं, अभी पुलिस वाले आए हुए हैं। इस तरीके से जो है सभी अधिकारी लोग वहाँ पर जो होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, वहाँ पर जो पूरा स्टाफ मिला हुआ होता है, वो उनको रोके रखता है और 3 घंटे तक मिलने नहीं देता। जबकि 3 घंटे तक उनकी जो बेटी होती है वो मृतक अवस्था में पड़ी होती है और अर्धनग्न होती है।
यानी कि उसका जो प्राइवेट पार्ट है वहां से खून निकल रहा होता है, उसकी दोनों आंखों से खून निकल रहा होता है। उस लड़की की फिंगर रिंग को भी तोड़ दिया जाता है, उसके दोनों पैरों के नाखून, दोनों हाथों के नाखूनों से खून निकल रहा होता है, उसके पेट पर बहुत बुरे जख्म हो रहे होते हैं, उसके गले पर, उसके गर्दन पर जख्म हो रहे होते हैं। इतनी बुरी हालत उस लड़की की होती है। उसका जो चश्मा होता है वो चश्मा टूट करके उसकी दोनों आंखों की पुतलियों में अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से खून बह रहा होता है। उस लड़की की इस हालत के बावजूद भी किसी को उस पर तरस नहीं आता और 3 घंटे तक वो लड़की इसी तरीके से अर्धनग्न अवस्था में पड़ी रहती है। इसके अलावा वहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये होती है कि जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं वो तुरंत वहाँ से रिज़ाइन कर देते हैं जैसे ही ये घटना होती है, जिनका नाम होता है संदीप घोष। और वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद में उनको दूसरी जगह जो है पद नियुक्त कर दिया जाता है और वो वहाँ पर जाकर के अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस घटना में आरोपियों ने जो साजिश की थी उस साजिश के बारे में हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। दरअसल जब ये घटना हुई और 8 बजे से सभी लोगों को पता चलता है तो जिस तरीके से वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, तो भीड़ को इकट्ठी होने के बाद में ये चीज़ करनी थी कि जहाँ पर वो घटना हुई है वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर ब्लॉकेज करना था, यानी कि उस एरिया को ब्लॉक कर देना था ताकि वहाँ पर कोई और ना पहुँचे और जो वहाँ पर सबूत पड़े हुए हैं, यानी कि जो वहाँ पर फिंगर्स के निशान हैं या फिर जो भी वहाँ पर निशान पड़े हुए हैं वो सबूत कैसे भी मिटे ना, इसीलिए वहाँ पर ब्लॉकेज करना था। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने या फिर कोई भी आसपास का जो लोग था वहाँ पर, जो भी जितने भी लोग थे, उन्होंने किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। सभी के सभी दूर से ये नज़ारा देख रहे थे, कोई फोटो खींच रहा था, कोई कुछ कर रहा था और किसी ने भी उस अर्धनग्न लड़की के ऊपर कपड़े भी नहीं डाले थे। 3 घंटे तक वो लड़की अर्धनग्न अवस्था में अपने माँ बाप के सामने पड़ी रहती है। मतलब कि उसके जो माँ बाप होते हैं वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास बैठे होते हैं और वो लड़की वहाँ सेमिनार हॉल में पड़ी होती है। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि आपकी लड़की वहाँ पर मृतक पड़ी हुई है और वो माँ बाप 3 घंटे तक इंतजार करते रहते हैं कि हमारी लड़की कहाँ है, हमारी लड़की कहाँ है, हमें हमारी लड़की से मिलवाओ। जबकि उनकी लड़की 3 घंटे तक इसी हालत में मृतक नग्न अवस्था में पड़ी होती है। इसके बावजूद जैसे ही पुलिस वालों को ये चीज़ पता चलती है, क्योंकि जब ये चीज़ फैलती है धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पर, लोग इसको मैसेज को वायरल करते हैं, तो सोशल मीडिया पर लोगों को पता चलने के बाद में हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो भीड़ इकट्ठी होने के बाद में सभी लोग जो है पुलिस वालों को फोर्स करते हैं और उनसे कहते हैं कि कैसे भी करके इस केस को जल्दी से जल्दी जो है सुलझाओ। जब इस केस को सुलझाने की बात चलती है तो पुलिस इस चीज पर कार्रवाई करते हैं, सारे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। जब सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि 4 बजे एक शख्स सेमिनार हॉल में घुसा जिसका नाम था संजय रॉय, और वो शख्स वहां पर घुसने के बाद में 37 मिनट के बाद में उस सेमिनार हॉल से बाहर आता है। इसके अलावा जो स्पॉट था, यानी कि जहां पर घटना हुई थी, वहां पर एक ब्लूटूथ पड़ा हुआ मिलता है और उस ब्लूटूथ को फिर मैच किया जाता है उसी शख्स से। उस शख्स को पकड़ने के बाद में तो फाइनली पता चलता है कि वो जो ब्लूटूथ है वो उसी शख्स का है। लेकिन संजय रॉय जो है वो यहाँ पर मुख्य आरोपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आरोपी हैं वो बहुत ही बड़े बड़े आरोपी हैं और वो जो आरोपी हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। इसी वजह से संजय रॉय जो है इसको एक बलि का बकरा बना करके सामने रखा गया है ताकि जो मुख्य आरोपी हैं उनको कैसे भी करके छुपाया जा सके। पुलिस पूरे तरीके से जब अपनी कार्रवाई करती है तो इस बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। जब लेडी डॉक्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम के बाद में जो चीजें निकल करके आती हैं वो पूरे देश को झकझोर कर रख देती हैं और इससे साफ हो जाता है कि ये रेप नहीं है, ये गैंग रेप है। क्योंकि जो बॉडी के अंदर, जो वजाइनल के अंदर जो वहाँ पर सीमन निकलता है, जो स्पर्म होता है, जो सीमन होता है वो निकलता है, उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक इंसान 37 मिनट के अंदर प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। 151 mg वहाँ पर सीमन निकलता है, जो कि एक इंसान किसी भी हालत में 37 मिनट के अंदर कैसे प्रोड्यूस कर लेगा, आप ये चीज़ खुद सोच सकते हो। इसके अलावा जो लड़की होती है, जो लेडी डॉक्टर है, जूनियर लेडी डॉक्टर, उसकी गर्दन पर बहुत सारे लोगों के फिंगर के निशान पाए जाते हैं, जबकि वहां पर तो सिर्फ एक इंसान था। इसके अलावा जो लेडी डॉक्टर थी वो हेल्थ में काफ़ी अच्छी थी और जो संजय रॉय था वो उस समय शराब पिए हुआ था, शराब के नशे में था और वो काफ़ी गट्टा था, यानी कि हाइट भी उसकी काफ़ी कम थी और कमज़ोर भी था और शराब के हालत में था, शराब के नशे में। तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जो शराब के नशे में है और इतना कदकाठी में, मतलब कि कमज़ोर सा है, वो इंसान किस तरीके से एक हट्टा कट्टा लड़की को जो है मार लेगा। ये सारी चीज़ें एक साजिश थी, एक प्री प्लान था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्या हुआ इस लड़की के साथ में। जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये वीडियो का पहला पार्ट है। अभी वीडियो का 2nd पार्ट, 3rd पार्ट और 4th पार्ट भी आने की संभावना है, जो कि मैं आपको लेकर के आऊँगा। तो इससे आपको क्लियर होगा कि इस लड़की के साथ में क्या हुआ था। मेरे पास कंप्लीट लिस्ट है और मैं सारी लिस्ट आपके सामने लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।